सबसे पहले हमने EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। अगली क्लास में हमने NMR के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया। अब यहाँ मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि NMR स्पेक्ट्रा में चार जो हमको सिग्नल प्राप्त होता है उसके चार तरह के मेनली करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट हमने कहा नंबर ऑफ सिग्नल यानी सिग्नल की संख्या, सेकंड हमने कहा पोजीशन ऑफ सिग्नल यानी सिग्नल की स्थिति, थर्ड हो गया पीक एरिया या पीक इंटेंसिटी, और फोर्थ हो गया स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल यानी सिग्नल का विपाटन। अब जो नंबर ऑफ सिग्नल है, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी आपके पिछला वीडियो है उसके अंदर आपको बताया था कि जिसमें इथाइल क्लोराइड का हमने एक एग्जांपल लिया था। यहाँ नंबर ऑफ सिग्नल जो है वो नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन को दर्शाता है। यानी क्या हो गया, जैसे अगर हमने लिया CH3 CH2 Cl, हमने ये एक एग्जांपल लिया, तो यानी यहाँ पर हमको देखना है कि दो डिफरेंट इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन है, तो ये दो तरह के हमको सिग्नल देंगे। तो नंबर ऑफ सिग्नल यानी सिग्नल की संख्या किसको बताती है, तुल्य प्रोटॉन की संख्या, यानी ये दो, इसके तीनों प्रोटॉन एक जैसे है और इसके दो प्रोटॉन एक जैसे, वो किस प्रकार से इक्विवेलेंट है वो अभी हम आगे इसको लेंगे। दूसरा हमने बताया था पोजीशन ऑफ सिग्नल यानी सिग्नल की स्थिति। ये देखा जाता है, ये बताता है कि उसका केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट क्या है, प्रोटॉन पर केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट किस प्रकार का है उसको ये प्रदर्शित करता है, यह सिग्नल की स्थिति। थर्ड आता है सिग्नल की तीव्रता। यहां जैसे हमने इक्विवेलेंट प्रोटॉन का दो तरह के, अब एक कार्बन पर ये 3 है, इसी प्रकार दूसरे कार्बन पर दो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो ये दो जो होंगे उन दोनों की तीव्रता अलग अलग होगी, क्योंकि ये 3 प्रोटॉन के कारण है, ये 2 प्रोटॉन के कारण है, तो इसलिए यहां पर लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ईच सिग्नल, यानी प्रत्येक सिग्नल पर तुल्य प्रोटॉन की संख्या को यह दर्शाता है। अब रहता है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल यानी सिग्नल का विपाटन, जो डिपेंड करता है पड़ोसी परमाणु पर, पड़ोसी परमाणु पर नहीं बल्कि हम कहेंगे पड़ोसी प्रोटॉन पर। यहां पर हम कह रहे हैं कि ये 3H प्रोटॉन यानी कि 3H जो है वो डिपेंड करेंगे 2H पर, इसी प्रकार से ये 2H जो है वो डिपेंड करेगा 3H पर। इन सब की डिटेल हम नेक्स्ट क्लासेस में लेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहां पर नंबर ऑफ सिग्नल, यानी नंबर ऑफ जो डिपेंड किस पर करता है, नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अगर मॉलिक्यूल के अंदर जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं वो रासायनिक और चुंबकीय रूप से अगर इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो वो एक ही तरह का सिग्नल देंगे। यहां अब प्रोटॉन को इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट किस प्रकार से कहेंगे, तो हम यहां पर क्या करते हैं कि हमने प्रोटॉन को दो प्रकार से क्लासिफाई कर लिया, एक होमोटॉपिक प्रोटॉन और एक हमने ले लिया हेटेरोटॉपिक प्रोटॉन। हेटेरोटॉपिक प्रोटॉन को हमने कह दिया एनिसोटॉपिक प्रोटॉन और डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। होमोटॉपिक प्रोटॉन और एनिसोटॉपिक प्रोटॉन एक ही प्रकार का सिग्नल देगा। इसी प्रकार लेकिन अगर कायरल मीडिया ले रहे हैं तो एनिसोटॉपिक प्रोटॉन के भी हमको डिफरेंट सिग्नल प्राप्त होंगे। हेटेरोटॉपिक प्रोटॉन में अगर डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन ले रहे हैं तो वो डिफरेंट प्रोटॉन देंगे, क्योंकि वो केमिकली और जो मैग्नेटिकली वो डिफरेंट है, यानी चुंबकीय और रासायनिक रूप से वो भिन्न है, इसलिए वो डिफरेंट सिग्नल प्रदान करेंगे। क्लियर हो जाएगी आपको ये बात। अब जैसे हमने एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, जैसे हमने सबसे पहले लिया मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड में ये तीनों जो प्रोटॉन है ये एक ही तरह के हैं, यानी ये तीनों जो हाइड्रोजन है ये एक ही तरह के हैं, और ये कौन से होंगे, ये होमोटॉपिक होंगे। अब तीनों को हम कैसे कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट कैसे, ये तुल्य कैसे है, हम तुल्य प्रोटॉन की बात ही तो कर रहे हैं, ये तुल्य किस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने मान लो इसको किसी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी मान लो मैंने G से एक प्रोटॉन को हटाकर मैंने G से इसकी जगह पर G लगा दिया, तो ये हमारा बना एक मॉलिक्यूल। अब मान लो मैंने दूसरे को लगाया इसी प्रकार से H G H, ये बना दूसरा। ऐसे ही अगर तीसरे को करे तो तीसरा, यानी अगर मैं मान लो ABC लिख देता हूं इसको, तो ये मान लो A को हटाकर मैंने पहले HA को सब्स्टिट्यूट करा किसी ग्रुप G से, ऐसे ही HB को सब्स्टिट्यूट करा मैंने G से, ऐसे HC को भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे G से, तो वो तीनों की तीनों सेम होंगे। वो तीनों की तीनों क्या होंगे, प्रोटॉन सेम है, वो मॉलिक्यूल भी क्या हो गए, तीनों की तीनों सेम है, इसलिए इनका एक ही तरह का सिग्नल हमको प्राप्त होगा। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा कौन सा लिया हमने, ये वाला, यानी इनका हमको क्या मिलेगा, तीनों प्रोटॉन का एक ही सिग्नल मिलेगा।
अब हम कहते हैं ये वाले में, यहां पर अगर हम मान लो ये डबल बॉन्ड से इधर की तरफ 2 मिथाइल है, इधर की तरफ 2 हाइड्रोजन है। अगर मान लो मैंने कहा कि इसकी जगह मैंने कोई ग्रुप लगा दिया G, ये CH3, ये CH3, और इसी तरह से मैंने वापस से इधर की तरफ लगा दिया ये CH3, ये CH3, और ये यहां पर ये इधर की तरफ H और ये कर दिया G। यानी मैंने A और B इसको मान के, अगर मान लो A की जगह मैंने लगा दिया G एक बार और फिर मैंने B की जगह लगा दिया G दूसरी बार, तो ये हम देखेंगे दोनों के दोनों एक ही तरह के मॉलिक्यूल, कोई भी सिस नहीं है, कोई भी ट्रांस नहीं है, यहाँ कोई भी सिस नहीं है। अगर मैं G की इन 2 मैथिल ग्रुप के सापेक्ष देखूं ना तो हम इसको सिस कह सकते हैं ना ट्रांस कह सकते हैं, ऐसे ही इसी प्रकार से ये भी है। तो इधर भी एनवायरनमेंट सेम है, तो यहाँ पर भी ये दोनों प्रोटॉन जो A और B है वो दोनों सेम होंगे और उनका एक ही सिग्नल प्राप्त होगा, यानी इसका एक सिग्नल और दूसरा मैथिल और मैथाइल ग्रुप ये दो है, इनका भी एक सिग्नल हो गया, यानी B। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के हमको 2 सिग्नल प्राप्त होंगे, वो ये दोनों एक दूसरे के तुल्य है, होमोटॉपिक हो गए, और ये इसी प्रकार से दोनों मैथाइल ग्रुप के प्रोटॉन भी एक दूसरे के तुल्य, तो इनका एक सिग्नल और ऐसे ही इनका एक सिग्नल हमको प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की, जैसे हमने ये लिया, अब इसमें अगर मान लो मैंने HA और इधर मैंने B लिख दिया, अगर मान लो मैंने A को सब्स्टिट्यूट करा तो हमको मिला ग्रुप G, H और Br, तो ये कायरल सेंटर बन गया, ये रहा कायरल सेंटर। और अब मान लो मैंने B को सब्स्टिट्यूट करा तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इधर की तरफ H, यहां तो हमने H ही लगा दिया, और यहां हमने इसको सब्स्टिट्यूट करा तो हमारे पास आ गया G। तो ये एक दूसरे के कौन से हो गए, यहां पर मिरर इमेज हो गए या एनेंशियोमर हो गए। अब ये एनेंशियोमर जो हो गए, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये तुल्य प्रोटॉन है, और ये दोनों जो होंगे वो भी अगर अकायरल मीडिया है तो एक ही प्रकार का सिग्नल देंगे, लेकिन अगर कायरल मीडिया है तो वो डिफरेंट सिग्नल देंगे। तो होमोटॉपिक प्रोटॉन और एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन वो एक ही, अगर वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो वो सेम सिग्नल प्रदान करेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन की। जैसे हमने लिया इसके अंदर, तो यहां पर हमारे पास सिग्नल कितने हो गए, इस वाले में एक ही सिग्नल। अब हम कहते हैं इसकी, अगर मान लो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट करा इस HA और इस B को, तो हमारे पास क्या हो गया, ये मिल गया G, इधर हो गया H, ऐसे ही CH3 और ये हो गया H। इसी प्रकार से इसको हमने सब्स्टिट्यूट करा HB को, तो हमारे पास ये हुआ H और ये हुआ G, और इसी प्रकार से यहां पर हुआ CH3 और H, सॉरी। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो इस पहले वाली स्थिति में इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है कि दोनों को जब आपने सब्स्टिट्यूट करा, तो अगर मान लो मैं G के सापेक्ष मैथिल ग्रुप को ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप मानता हूं, तो हम देखते हैं कि दोनों के दोनों सिस है, और यहाँ ये दोनों क्या हो गए, ट्रांस हो गए। यानी एक को जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक HA को जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें सिस मिल रहा है, और HB को जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें ट्रांस मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट प्रोटॉन है। तो ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट प्रोटॉन होने की वजह से या डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन होने की वजह से ये डिफरेंट सिग्नल प्रदान करेंगे। ये जो है केमिकली और मैग्नेटिकली डिफरेंट प्रोटॉन है। तो इसके हो गए हमें 2 सिग्नल मिल गए। तो इसका एक मिल गया सिग्नल, ऐसे इसका एक सिग्नल मिल गया, ऐसे इसी का एक सिग्नल मिल गया, और एक मैथिल ग्रुप के तीनों प्रोटॉन का एक सिग्नल मिल गया। यानी टोटल मिलाकर हमको यहां पर मिलेंगे 4 सिग्नल। इसी प्रकार से अब ये वाला एक और हम लेते हैं। यहां पर भी हम मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि अगर मान लो इस H, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, तो इसमें हमने करा G और C2H5, इसी प्रकार से HOH CH3 H और इसको G और ये C2H5। तो एक बार हमने HA को सब्स्टिट्यूट करा, HA को सब्स्टिट्यूट करा, यहां पर G लगाना था हमें, और यहां HA को सब्स्टिट्यूट करा, ये रहा G से, ऐसे ही फिर हमने HB को सब्स्टिट्यूट करा, ये रहा G से। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर के कारण ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज यहाँ पर नहीं है, इस स्थिति में मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि पास वाला जो है वो डिफरेंट तरह के हो गए, वो डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन हो गए। इस स्थिति में जो हमें सिग्नल मिलेंगे, ये दोनों डिफरेंट होने की वजह से, इन दोनों का एनवायरमेंट डिफरेंट होने की वजह से ये डिफरेंट प्रकार के सिग्नल देंगे। यानी कि ये HA का एक सिग्नल, HB का दूसरा सिग्नल, OH का तीसरा सिग्नल
H का चौथा सिग्नल, CH3 के तीनों प्रोटॉन का एक और सिग्नल पांचवा, और चूंकि ये C2H5 है यानी CH2CH3 है तो इसका भी एक सिग्नल और इसका भी एक सिग्नल। तो हमारे पास कितने हो गए सिग्नल? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल इसके अंदर हमें मिलेंगे 7 सिग्नल। मिथाइल ग्रुप का एक इसका 2, इसका 3 हाइड्रोक्सिल के प्रोटॉन का, और 3 फिर चौथा, फिर ये 5th हो गया, ऐसे फिर CH2 6th और ये 7th। टोटल हमको 7 सिग्नल इसमें प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो डाइस्टेरोटॉपिक प्रोटॉन है वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, एनेंसियोटॉपिक प्रोटॉन हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, होमोटॉपिक प्रोटॉन हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, और उसी के आधार पर हम नंबर ऑफ सिग्नल निकाल सकते हैं। और बहुत इजी तरीके से हम यूं देख सकते हैं कि हम देख लें कि उसका पास किस प्रकार का एनवायरमेंट है, और उसके आधार पर हम सिग्नल की संख्या बता सकते हैं। जैसे अगर हम यूं देखें, मान लो इसका हम देखना चाहते हैं HAHB का, तो हम यहाँ देखेंगे भाई इस HA के पास तो पड़ोस में तो H है, इस HB के पड़ोस में OH है, तो यानी दोनों का डिफरेंट एनवायरनमेंट है, तो यानी दोनों ये अलग अलग देंगे। लेकिन इस वाली स्थिति में अगर हम देखें तो भाई इन दोनों HA और HB के इधर भी Cl है, इसके भी Cl है, तो दोनों एक ही तरह का सिग्नल देंगे। अब जैसे अगर मान लो हम इसकी बात करते हैं, यहाँ HA-HB जो है इसके इधर तरफ मेथाइल है, इसके इधर की तरफ H है, तो दोनों डिफरेंट देंगे। लेकिन अब इधर की तरफ हम देखेंगे तो इन दोनों प्रोटॉन के दोनों इधर की तरफ क्या हो गए? मिथाइल ग्रुप हो गए, तो ये सेम प्रकार का सिग्नल प्रदान करेंगे। अब हम इस तरह के एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने सामने की तरफ लिखे हुए, जिसमें हमने कहा निम्न में सिग्नल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये एग्जाम्पल तो हम ले ही चुके हैं। इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे? मिथाइल क्लोराइड में 1, क्योंकि तीनों प्रोटॉन जो है वो होमोटॉपिक हो गए। ऐसे ही अब इस वाले में ये दोनों एक ही प्रकार का देंगे। अब अगर हमको एनवायरमेंट देखना हो तो हम ये देखें कि इधर की तरफ कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों सेम, तो ये भी एक ही। यहाँ जो है ये यहाँ तीनों की तीनों सेम है ये ग्रुप। यहाँ पर जो सिग्नल आएगा हमें वो कितने मिलेंगे? यहाँ पर इस वाले में, थर्ड वाले में, यहाँ पर भी हमको क्या सिग्नल मिलेगा? एक CH2, ये CH2 तो क्या करेगा यहाँ पर? ये एक ही प्रकार का देगा क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ ये CH2 दो मिथाइलिन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये दूसरा देगा, यानी यहाँ पर मिलेंगे हमें 2 सिग्नल। अब यहां पर हम बात करते हैं ये मिथाइल अल्कोहल की, ये एक, ऐसे यहां पर एक, तो यहां पर भी हमको मिल गए कितने? 2 सिग्नल। यहां वाले में हमें ये A, B और C। अब ये वाला जो प्रोटॉन है ये एनेंसियोटॉपिक प्रोटॉन है। ऐसे यहां वाले में इन दोनों मिथाइल का एक सिग्नल, जैसे A कर दिया, इसको हमने B कर दिया, इसको C कर दिया। तो यहां पर तो हमने कहा था अभी पिछले में 3 सिग्नल, इसमें हमने कहा 1, 2 और इसका 3। दोनों मिथाइल का सेम, इसका 1, 2 और इसका 3। अब ये वाला जो है CH2, अब हम देख रहे हैं कि इसके भी इधर Br है, इसके इधर मिथाइलिन ग्रुप है, इस Br के इस CH2 के भी इधर CH2 है और इधर Br है, तो ये दोनों का एक ही सिग्नल हमें मिलेगा, यहाँ पर एक सिग्नल। ये वाला हम ले ही चुके हैं एग्जाम्पल 1 और 2, यानी A और B हम इसको अगर कह दें तो हमें मिलेंगे 2 सिग्नल। अब मिथाइल अगर ये टोलुइन लेते हैं हम तो इसका हम कहेंगे 1, और ये पांचों को एक बार हम एक ही मानते हैं, बाकी इसकी डिटेल अभी आपके आएगी आगे, तो हम इसको और देखेंगे। तो इन पांचों को हमने B मान लिया, एक ही जैसा मान लिया, तो ये हमको मिल गए यहाँ पर 2 सिग्नल। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला A, B और इसको हमने कह दिया पांचों को एक मान लिया, यानी C मान लिया जैसे, तो हमें मिल गए यहाँ पर 3 सिग्नल। अब ये मिथाइल 11 नंबर एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं मिथाइल, इन तीनों का एक ही सिग्नल मिलेगा हमें। और ऐसे ही ये वाले जो प्रोटॉन है यहाँ पर HHH, इसका हमें कितना मिलेगा? एक और सिग्नल मिलेगा, यानी टोटल मिला के इसमें भी हो गए हमें 2 सिग्नल मिल गए। ये वाला एग्जाम्पल हम ले ही चुके हैं, ये वाला CH3, CH3 और HH, इनका हमको एक सिग्नल मिलेगा, इसका भी हमको एक मिलेगा, यानी हमें मिलेंगे 2 सिग्नल। अब इस वाले में हमने कहा था कि भाई इसका इधर की तरफ मिथाइल है, इसके इधर की तरफ Cl है, तो ये दोनों डिफरेंट सिग्नल लेंगे, यानी ये तो हो गए 2 प्लस 1 मिथाइल का, यानी 2 + 1 बराबर हो गया 3। ये सेम इसी तरह का यहाँ पर इसके इधर की तरफ मिथाइल है, इसके इधर की तरफ हाइड्रोजन है, यानी इसके हमको मिल गए 2, और इस मिथाइल का हमको मिलेगा 1, और इसका भी 1 मिलेगा 1, तो 1, 2, 3, 4, यानी हमें मिलेंगे यहाँ पर 4 सिग्नल। इसी तरह से हम इसमें देखते हैं, इस मिथाइल का 1, इसी तरह से ये, या क्योंकि CH2 CH3 है तो इसके हमको मिल गए 2, इधर की तरफ
इस प्रोटॉन का इधर की तरफ एक प्रोटॉन है, इसके इधर की तरफ Cl है, तो इसके हमको अलग अलग मिलेंगे, यानी दोनों डाइस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन हो गए, तो इसको हमको मिलेंगे 3 + 1, यानी कि हम इसको मान लेंगे इसका 1 इसका 1, 1 + 1 यूं कह दिया हमने, और 1 इसका, ये हमने इसका भी कह दिया 1, तो 1 2 3 4 5 6, यानी हमको इसके मिल गए 6 सिग्नल। अब इसमें हम लेते हैं, ये सारे के सारे सेम है, ये ले लेता मैं साइक्लोब्यूटेन ले लेता, इन सबके सेम है, तो ये इसका हमको 1 सिग्नल मिलेगा, इसका हमको 1 सिग्नल मिलेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं ये वाला, ये साइक्लोप्रोपेन जो डेरिवेटिव है, इनमें हम देखेंगे किस तरीके से इस दोनों प्रोटॉन के इधर की तरफ मिथाइल है, तो इन दोनों का क्या मिलेगा, 1 ही सिग्नल। इन नीचे वाले दोनों प्रोटॉन के इधर की तरफ हाइड्रोजन है, तो इन दोनों का भी मिलेगा 1 सिग्नल, इसका 1 सिग्नल मिलेगा 1, और 1 मिथाइल ग्रुप का मिलेगा, तो टोटल हमें मिल गए कितने, इसमें 4 सिग्नल। इन दोनों के इधर वाले दोनों के ऊपर वाले दोनों प्रोटॉन के इधर की तरफ मिथाइल है, तो 1 सिग्नल, इधर मिथाइल का दूसरा सिग्नल, इधर मिथाइल का तीसरा, इन दोनों प्रोटॉन के इधर की तरफ प्रोटॉन है या हाइड्रोजन है, तो इसका हमको मिलेगा चौथा सिग्नल, तो 4 हो गए। अब इसी तरह का, ये बिल्कुल सेम इसी तरह का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ H की जगह Cl है, तो यहाँ 4 मिल रहे थे, तो 1 H कम हो गया, तो यहाँ पर हमको मिल गए 3 सिग्नल। ये 19 नंबर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि ये 3 मिथाइल ग्रुप है, इधर कार्बन हो गया, ये NH2 हो गए, तो इन तीनों मिथाइल ग्रुप का 1 ही सिग्नल आएगा, इसी प्रकार से NH2 का 1 सिग्नल आएगा, यानी टोटल हो गए यहाँ पर 2। अब हम बात करते हैं इसकी 20 नंबर एग्जाम्पल यानी 20 नंबर एग्जाम्पल में, इसमें हम देख रहे हैं कि एक CHO का यानी 1 सिग्नल, दूसरा इसका, तीसरा इसका, ये दोनों जो है एक तरह से एनिंशियोटॉपिक प्रोटॉन है, और एनिंशियोटॉपिक प्रोटॉन में हम जानते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर वैसे तो 3 सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हमको कहते हैं कि कायरल मीडिया है, तो फिर हमारे सिग्नल की संख्या चेंज हो जाती है, क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन फिर अलग अलग देते हैं, ये एनिंशियोटॉपिक प्रोटॉन हो गए। अब यहाँ पर तो सिंपल है, ये 1 2 3 और 4, यानी टोटल हमको 4 सिग्नल यहाँ पर प्राप्त होंगे। इस वाले में ये आधी यूनिट जो है वो पूरी रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर 1 सिग्नल, 2 सिग्नल और 3 सिग्नल, यानी 1 2 और ये तीसरा सिग्नल, टोटल हमको मिल गए यहाँ पर 3 सिग्नल हमको मिल गए। हम जनरली ABC से इसको दिखा सकते हैं, ये ABC, और जब हम इसमें लिखेंगे तो इसमें भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे AB और C, इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। तो हमें 3 सिग्नल मिल गए, ये 3। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें मिल गए इस वाले 23rd एग्जाम्पल के अंदर ये 1 2 3 4। अब इनकी स्थिति क्या होगी वो तो हम आगे देखेंगे। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है पोजीशन ऑफ सिग्नल की, कौन सा सिग्नल कहाँ पर प्राप्त होगा। अब ये वाला जो हमने लिया 24 में हमें ये दिख ही रहा है कि ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल के 2 सिग्नल हमें मिलेंगे, ये 1 2 और ये 3rd नंबर, यानी ABC हम उस प्रकार से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। अब ये जो 25 वाला यानी यहाँ पर हमें मिल गए 3 सिग्नल, और 23rd वाले में हमें मिल गए 4 सिग्नल। अब ये वाला जो 25 का, इसमें भी हम देख रहे हैं कि 2 इथाइल ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, तो इसका भी 1 सिग्नल, इसका A इसको दिखा दिया, इसको B से, इसको भी A और B से, यानी यहाँ पर भी हमें मिल गए 2 सिग्नल। तो इस प्रकार से हम सिग्नल जो है वो न्यूक्लियाई के एनवायरनमेंट के आधार पर हम देख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल को आपको बता ही दिया। अब कल हम इसको लेंगे, जो सिग्नल की क्या स्थितियाँ रहेगी वो हम देखेंगे। थैंक यू। मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन दिया था, NMR का इंट्रोडक्शन दिया था, और जिसमें मैंने आपको बताया था जो सिग्नल है उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। NMR का जो सिग्नल है उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें मैंने कहा था नंबर ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल, पीक एरिया, पीक इंटेंसिटी, और लास्ट इसमें कहा था स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। नंबर ऑफ सिग्नल की डिटेल हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, वो है पोजीशन ऑफ सिग्नल। पोजीशन ऑफ सिग्नल जो है वो डिपेंड करता है जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के चारों ओर का केमिकल या इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पर, यानी हमने लिखा है केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अराउंड ए प्रोटॉन, उस पर डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ सिग्नल। उसी से संबंधित टॉपिक है नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण, यानी न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करते हैं तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड CH बॉन्ड होंगे। तो अब यहाँ हम ले रहे हैं CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर नाभिक के चारों ओर, यानी प्रोटॉन के चारों ओर क्या करते हैं, सर्कुलेट होते हैं, या हम यूँ कहेंगे कि वो इसके चारों ओर परिसंचरण करते हैं। इस स्थिति में ये एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। अब हमें क्या देखना है, इस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है,
और वो भी हमें देखना है कि प्रोटॉन पर उसकी डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रोटॉन पर उसकी डायरेक्शन ये रहा, को किसकी, इंड्यूस और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की प्रोटॉन पर डायरेक्शन जो है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गई, अपोजिट हो गई, यानी ये नीचे की तरफ हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मान लो हम इधर ऊपर की तरफ लगा रहे। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोटॉन इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करेगा वो अपेक्षा से कम अनुभव करेगा। यानी हम यूँ समझे कि मान लो प्रोटॉन की फ्लिपिंग के लिए 10 टेस्ला, प्रोटॉन की फ्लिपिंग के लिए, हमने पिछले में बताया था कि प्रोटॉन की फ्लिपिंग के कारण ही हमें एब्जॉर्प्शन पीक प्राप्त होती है। तो हम ये कह रहे हैं मान लो प्रोटॉन की फ्लिपिंग के लिए हमें 10 टेस्ला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है, आवश्यक कितना है, 10 टेस्ला। अब चूंकि ये हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मान लो वो कर रहा है उसका विरोध किसका, ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 टेस्ला का है। अब 2 टेस्ला 10 टेस्ला का विरोध कर रहा है, तो यानी अब जो ये जो प्रोटॉन है वो कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अनुभव करेगा, तो वो कितना करेगा, वो करेगा 8 टेस्ला, जबकि उसकी फ्लिपिंग के लिए तो हमें चाहिए 10 टेस्ला। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लगाना पड़ेगा। यानी ऐसी स्थिति में सिग्नल जो होगा वो उच्च क्षेत्र या जिसको हम कहेंगे अप फील्ड की ओर वो शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो सेकेंडरी फील्ड को जनरेट कर रहे हैं, ये इसको क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को परिरक्षित कर रहे हैं। ये तो मैंने लिखा है CH प्रोटॉन का परिरक्षण, यानी उसको शील्ड कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से। और सेम ये स्थिति एल्काइन के अंदर भी होती है। ये रहा एल्काइन। एल्काइन में जैसा हम जानते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, यानी बेलनाकार इलेक्ट्रॉन अब्र होता है। और ये बेलनाकार इलेक्ट्रॉन अब्र क्या कर रहा है, ये भी एक क्या कर रहा है, सेकेंडरी फील्ड को जनरेट कर रहा है। ये रहा सेकेंडरी फील्ड, ये क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होने की वजह से ये भी क्या कर रहे हैं, एक सेकेंडरी फील्ड को जनरेट कर रहे हैं। और इसकी डायरेक्शन भी एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट है, किसके अंदर, एल्काइन के अंदर। तो ऐसी स्थिति में ये जो सेकेंडरी फील्ड है ये भी क्या कर रहा है, प्रोटॉन को परिरक्षित कर रहा है। तो जब प्रोटॉन को परिरक्षित कर रहा है या शील्ड कर रहा है, बचा रहा है उसको एक्सटर्नल फील्ड से, तो ऐसी स्थिति में हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। और इस स्थिति में भी सिग्नल कहाँ चला जाएगा, अप फील्ड की ओर या उच्च क्षेत्र की ओर हमें पीक प्राप्त होगी। उच्च क्षेत्र निम्न क्षेत्र क्या है उसकी अभी हम आगे क्लासेज में व्याख्या करेंगे। ये तो हुआ CH प्रोटॉन का परिरक्षण, जिसमें ये तो होगा ही हर मॉलिक्यूल में लगभग, और अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो होगा ही है। और ये हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने पाई इलेक्ट्रॉन की बात की। अब हम बात करते हैं CH प्रोटॉन का विपरिरक्षण। अब इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य जैसे हमने मान लो लिया यहाँ पर अब की बार 2 एग्जाम्पल लिया, एक एल्कीन लिया और एक बेंजीन लिया। उसमें भी हम देख रहे हैं कि एल्कीन में ये रहा पाई इलेक्ट्रॉन, कौन से हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो जिसमें हम कहते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सर्कुलेट कर रहे हैं। उसी तरह से बेंजीन में भी इसी तरह से जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहाँ पर कर रहा है, वो सर्कुलेट हो रहा है। और सर्कुलेट हो रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी सेकेंडरी फील्ड को जनरेट कर रहा है, और उसकी डायरेक्शन हमने इस तरह से दिखा रखी है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी इसमें, ये सेकेंडरी फील्ड की डायरेक्शन यहाँ सेंटर पर तो इधर की तरफ आ रही है, लेकिन प्रोटॉन पर जो इसकी डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल फील्ड के बिल्कुल एक ही दिशा में है। यानी ऐसी स्थिति में प्रोटॉन का अब रक्षण नहीं हो रहा, यानी यहाँ पर तो वो बचा रहा था, यानी यहाँ पर तो क्योंकि वो अपोज कर रहा था इसका एक्सटर्नल फील्ड का, लेकिन यहाँ एक ही डायरेक्शन में है, तो यानी उसकी मदद कर रहा है, उसके साथ ही चल रहा है। तो ये इस स्थिति में हम कहेंगे प्रोटॉन का क्या हो रहा है, विपरिरक्षण हो रहा है। हम यूँ समझ सकते हैं इसको, जैसे मान लो हमने 10 टेस्ला लगाया और 2 टेस्ला उसी डायरेक्शन में लग रहा है, 2 टेस्ला उसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये रहा 2 टेस्ला का सेकेंडरी फील्ड उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रोटॉन कितना अनुभव करेगा मैग्नेटिक फील्ड, वो करेगा 12 टेस्ला। तो अब 12 टेस्ला तो हमें नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन की फ्लिपिंग के लिए तो हमें कितना चाहिए, 10 टेस्ला माना हमने कहा 10 टेस्ला चाहिए। तो 10 टेस्ला चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमको कम मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, यानी कि एक तरह से 8 टेस्ला का ही मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में सिग्नल कहाँ चला जाएगा, डाउन फील्ड की ओर। तो यानी अगर वो डायरेक्शन में है सेकेंडरी फील्ड, अगर प्रोटॉन पर सेकेंडरी फील्ड, अगर प्रोटॉन पर जैसे यहाँ पर भी और इधर भी, तो अगर सेकेंडरी फील्ड
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो डीशील्डिंग होगी और सिग्नल कहाँ चला जाएगा, डाउन फील्ड की ओर। तो इसका मतलब शील्डिंग शिफ्ट द सिग्नल अप फील्ड, डीशील्डिंग शिफ्ट द सिग्नल डाउन फील्ड। यानी शील्डिंग जो होती है यानी परिरक्षण सिग्नल को उच्च क्षेत्र में विस्थापित कर देता है, जबकि डीशील्डिंग जो होती है वो सिग्नल को निम्न क्षेत्र की ओर या विपरिरक्षण सिग्नल को निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित कर देता है। अब इस उच्च क्षेत्र और निम्न क्षेत्र के कारण यानी कि शील्डिंग और यूं नॉर्मल हम कह सकते हैं डीशील्डिंग के कारण, तो हम कह रहे हैं कि इसके कारण जो हमको पीक प्राप्त होगी किसी एक या सिग्नल प्राप्त होगा किसी एक रेफरेंस के सापेक्ष, क्योंकि हमें रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा, तो किसी रेफरेंस के सापेक्ष हमें जो सिग्नल प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहेंगे रासायनिक शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट। और ये क्या होता है, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि अब जैसे हमने कहा ये रहा हमने जैसे कहा अप फील्ड से लो, ये रहा अप फील्ड इधर उच्च क्षेत्र, ये शील्डिंग बता दिया, ये हमने कह दिया डाउन फील्ड, और ये हमने कह दिया एक रेफरेंस ले लिया हमने टीएमएस। और अब जैसे हमने लिया ये वाले एग्जाम्पल में हमने कहा ये sp3 है, तो हमने देख रहा था sp3 किसके अंदर था, ये CS सिग्मा बॉन्डेड। अब यहाँ पर हमने कहा sp है, ये किसके अंदर था, एल्काइन में, तो दोनों के सिग्नल हमने कहा था अप फील्ड की ओर, तो इनके सिग्नल यहाँ पर अप फील्ड की ओर प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके कहाँ होंगे, sp2 ये एलिफेटिक लिया एरोमेटिक है, तो इसके सिग्नल कहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर डाउन फील्ड की ओर हमें सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे। अब जैसे मैं इसको आपको बताता हूँ केमिकल शिफ्ट किस तरीके से। केमिकल शिफ्ट में हमने क्या करा, ये हमने इस प्रकार से देखा, ये टीएमएस के सापेक्ष लिया और टीएमएस के सापेक्ष यहाँ हमने क्या लिख दिया, उच्च क्षेत्र यानी अप फील्ड, और यहाँ हमने क्या लिख दिया, निम्न क्षेत्र यानी डाउन फील्ड। अब ये जो होता है यहाँ पर हम किसी पीक की स्थिति को देखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट। ये हमेशा दो स्केल पर देखी जाती है, एक तो होता है डेल्टा स्केल और दूसरा क्या होता है, टॉ स्केल। इन दोनों का जो सम होता है वो 10 ppm के बराबर होता है, यानी पार्ट्स पर मिलियन के बराबर। यानी अगर मैं मान लो टीएमएस चलता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ टीएमएस को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर टीएमएस को हम मान लेते हैं, टीएमएस को हमने मान लिया 0, ये आगे हमने कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सा हो गया, ये हो गया डेल्टा स्केल। अगर हम टॉ स्केल पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 चला लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सबका टोटल क्या हो गया, यहाँ पर 10 आ गया। तो इस प्रकार से हम रासायनिक शिफ्ट को या किसी भी सिग्नल की स्थिति को हम टीएमएस के सापेक्ष मेजर करते हैं। टीएमएस का मान यहाँ पर डेल्टा स्केल पर 0 और टॉ स्केल पर 10 ppm के बराबर माना जाता है। अब ये टीएमएस क्या है, रासायनिक शिफ्ट को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू।